जैसे ही डायंतिका और निशाच अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, चित्रा अपनी आंखें खोल लेती है। जब चित्रा अपनी आंखें खोलती है तो आंसू की बूंद में से फिर मूवमेंट होने लग जाता है। वो हिलने लग जाती है। युग ये सब जो आंसू की बूंद में देख रहा था, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है। उसे वापस से उस आंसू की बूंद में चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा का चेहरा नजर आते ही आंसू की बूंद में हलचल होनी बंद हो जाती है। चित्रा रोते हुए युग से कहती है, युग बेटा, उस रात मेरे माता पिता ने मुझे एक नई जिंदगी दी, वो जिंदगी जो मुझे चाहिए ही नहीं थी। इससे अच्छा तो ये होता कि उस रात उन दोनों ने मुझे मरने दिया होता। तुम ही बताओ, वो जिंदगी भी भला कैसी जिंदगी जिसमें माता पिता का हाथ सिर पर ना हो। माता पिता के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, बल्कि वो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। कोई आपको राह दिखाने वाला नहीं होता है, कोई आपको प्यार करने वाला नहीं होता, यहाँ तक कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। मुश्किल वक्त पर बस आप अकेले जिंदगी से लड़ते रहते हो, रोज अंदर ही अंदर मरते रहते हो उस जिंदगी को जीने के लिए। ऐसा भी भला कोई जीना होता है क्या? युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुन रहा था। चित्रा की बातें सुनते सुनते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। चित्रा फिर कहती है, उस अमावस्या की रात जब मैंने अपनी आंखें खोली और अपने माता पिता को अचेत अवस्था में पाया, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती युग बेटा, उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। होश में आने के बाद मुझे सब कुछ याद था कि मेरे माता पिता ने क्या किया था, मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, सिर्फ मेरे जीने के लिए। मरने से पहले माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जो बात बताई थी, वो सारी बातें याद थी मुझे। चित्रा अपना हाथ सामने की ओर करते हुए युग को आंसू की बूंद में दिखाते हुए कहती है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से खुद अपने माता पिता का दाह संस्कार किया था। कोई नहीं था मेरे साथ। मेरा मन तो कर रहा था उस अग्नि में मैं खुद कूद जाऊं, पर फिर माँ पापा का चेहरा सामने आ गया और याद आया कि वो मुझे एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहते थे, वही उनका सपना था। तो फिर मैं कैसे उनका सपना तोड़ देती? उनके सपने को पूरा करना ही मेरा सपना बन गया था। इतना कहकर चित्रा एक लंबी आह भरती और फिर बोल पड़ती है, जिस घर में हम रहा करते थे वो घर मुझे काटने के लिए दौड़ता था। काटने के लिए कैसे न दौड़ता? उस घर में माँ पापा के साथ बिताई हुई मेरी सुनहरी यादें जो थी, उस चीज और जगह को देखकर मुझे माँ पापा के साथ बिताई हुई यादें याद आ जाया करती थी। 1 महीने के अंदर ही मैं समझ गई थी कि मैं उस घर में नहीं रह सकती थी। सिर्फ उस घर में नहीं, बल्कि उस शहर में ही नहीं रह सकती थी। मुझे कहीं दूर जाना होगा। मैं उस जगह से बहुत दूर जाना चाहती थी, इसलिए अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं कोलकाता छोड़कर दिल्ली आ गई। पर जब मैं दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी और घर से निकलने ही वाली थी कि मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे माँ पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं मिलूं। चित्रा की ये बात कहते ही आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। चित्रा का चेहरा धुंधला होने लग जाता है। देखते ही देखते युग को आंसू की बूंद में कुछ और नजर आने लग जाता है और युग देखता है कि चित्रा घर के अंदर थी और उसने बड़े बड़े 2 बैग में अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां से जाने के लिए बस निकलने ही जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े ट्रैवलिंग बैग पकड़ कर रखे हुए थे। चित्रा दरवाजा खोलने लग जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसे दरवाजे पर एक औरत खड़ी नजर आती है। वो औरत काफी सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर कि उसको देखकर कोई भी उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो 24-25 साल की लग रही थी, जिसने गोल्डन रंग की साड़ी पहनी हुई थी। आंखों में काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक लगा कर रखी हुई थी। चित्रा उस औरत को पहली बार देख रही थी, इसलिए वो उसे बस देखते ही रह जाती है। वो औरत इतनी ज्यादा सुंदर थी कि चित्रा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उस औरत की खूबसूरती ने चित्रा को खामोश कर दिया था। वो औरत जब अपनी भवें ऊपर उठाते हुए चित्रा को इशारा करती है, तब जाकर चित्रा कुछ हरकत में आती है। चित्रा अपने हाथ से इशारा करते हुए उस औरत से पूछती है, आप कौन? इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। वो औरत चित्रा के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बस उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती रहती है। वो औरत बड़े प्यार से चित्रा को देखते हुए कहती है, वही आंखें, वही सुंदरता, वही तेज। इतना कहकर वो औरत भी चुप हो जाती है। वो औरत जितनी ज्यादा सुंदर थी, उतनी ही ज्यादा सुंदर उसकी आवाज भी थी। चित्रा उस औरत को घूरते हुए फिर उससे पूछ पड़ती है, किससे मिलना है आपको? वो औरत तुरंत पलटकर जवाब देती है, मिलना तो तुमसे ही चाहती थी, काफी वक्त से, पर तुम्हारे माँ पापा ने मुझे कभी तुमसे मिलने ही नहीं दिया। इतना कहकर वो औरत घर के अंदर घुस जाती है। चित्रा उसे चाहकर भी नहीं रोक पाती है। वो औरत इतनी फुर्ती के साथ घर के अंदर घुसी थी। वो औरत घर के अंदर घुसकर घर में रखे सारे सामान पर अपनी नजरें दौड़ाने लग जाती है। तभी उस औरत की चित्रा के बैग पर नजर पड़ती है। वो औरत तुरंत चित्रा से पूछती है, तुम कहीं जा रही हो? चित्रा को उस औरत के सवाल का जवाब देना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उसके मन में पहले ही उस औरत को लेकर कई सवाल चल रहे थे जो वो उस औरत से पूछना चाहती थी। चित्रा फिर एक बार उस औरत से पूछ पड़ती है, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो औरत बड़े प्यार से जवाब देती है, तुम मुझे नहीं पहचानती तो क्या हुआ चित्रा, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहाँ पर जो आईना लगा हुआ था उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है।
वो औरत आईने के अंदर देखते हुए कहती है, कैसी हो तुम डायन चित्रा? जैसे ही वो औरत ये बात बोलती है, चित्रा की जान हलक में आ जाती है। एक सेकंड के लिए तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसके अलावा कोई ये बात नहीं जानता था कि वो एक डायन है। चित्रा तुरंत उस औरत की तरफ देखने लग जाती है। जब चित्रा उस औरत का चेहरा आईने में देखती है तो हैरान रह जाती है। आईने में उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वहाँ पर एक सुनहरी बिल्ली नजर आ रही थी। वही सुनहरी बिल्ली जो चित्रा के जन्म के वक्त नजर आई थी और हमेशा उसे कहीं ना कहीं दिखती रहती है। चित्रा समझ जाती है कि उसके सामने जो औरत खड़ी हुई थी वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि उसी की तरह एक डायन थी। चित्रा उस औरत को घूरते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम? वो औरत बड़े प्यार से चित्रा को देखते हुए जवाब देती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ रूबीना, महाडायन संघ की सदस्य। चित्रा तीखे लहजे के साथ पलट कर कहती है, तुम जो भी हो, तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रूबीना जवाब देती है, तुम्हारे लिए चित्रा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें लेने के लिए। मेरी नजर तुम पर तुम्हारी जन्म से ही थी, पर तुम्हारे माता पिता ने मुझे कभी तुमसे मिलने ही नहीं दिया। पर उस दिन जब तुमने अपना पहला शिकार किया, उस ऑटो वाले को मारा, तो तुम्हें देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारे अंदर महाडायन बनने के पूरे गुण हैं। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। महाडायन का चुनाव कुछ सालों बाद है। जब तक मुझे तुम्हें उस परीक्षा के लिए तैयार करना है, तभी तुम महाडायन बन पाओगी। चित्रा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? किस परीक्षा की बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? रूबीना चित्रा को घूरते हुए कहती है, मैं पागल नहीं हूँ चित्रा, पर तुम मुझे पागल बनाने की जरूर कोशिश कर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो सच्चाई क्या है और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चित्रा रूबीना से अपनी नजरें फेरने लग जाती है, दूसरी तरफ देखने लग जाती है। रूबीना तुरंत चित्रा को टोंट मारते हुए कहती है, नजरें फेरने से सच नहीं बदलने वाला चित्रा। तुम डायन हो, इस बात को कबूल करो और चलो मेरे साथ। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। यही अब मेरी दुनिया है, मैं यहीं पर रहूंगी। रूबीना भी चित्रा को उसी लहजे में जवाब देते हुए कहती है, ये तुम किस भ्रम में जी रही हो चित्रा? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। देखा नहीं कैसे इस दुनिया ने तुम्हारे माँ बाप को तुमसे छीन लिया? अगर तुम इसी दुनिया में रही तो पता नहीं ये दुनिया तुमसे तुम्हारा क्या क्या छीन लेगी। चित्रा खामोश खड़ी रहती है, रूबीना का पलटकर कोई जवाब नहीं दे पाती है। रूबीना फिर चित्रा से बोल पड़ती है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है चित्रा, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी हो। तुम्हारी दुनिया काली दुनिया है, डायनों की दुनिया। चलो मेरे साथ उस दुनिया में जिसे तुम्हारे मम्मी पापा छोड़ कर आ गए थे। मैंने तो कितना समझाया उन्हें कि मेरे साथ वापस चलो उस दुनिया में, पर वो नहीं माने। तुमने देखा ना उनका क्या अंजाम हुआ। अगर वो हमारे साथ रहते तो शायद आज जिंदा होते, ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। तुम भी एक अच्छी जिंदगी बिता रही होती। चित्रा अभी भी खामोश रहती है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रूबीना एक नम लहजे के साथ चित्रा से कहती है, चलो चित्रा मेरे साथ चलो। तुम्हें नहीं पता पर तुम बाकी डायनों से अलग हो, तुम महाडायन बन सकती हो। मुझे तुम्हारे अंदर वो शक्ति नजर आ रही है, और अब तो तुम्हारे अंदर डायन और पिशाच की शक्ति भी आ गई है। तुम और ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी हो। इतना कहकर रूबीना चुप हो जाती है। अब वो चित्रा के जवाब आने का इंतजार करने लग जाती है। उसे अब पूरी उम्मीद थी कि चित्रा उसे कुछ न कुछ पलटकर जरूर कहेगी, और आखिरकार चित्रा बोल ही देती है। चित्रा रोते हुए कहती है, ये डायन और पिशाच की शक्ति कैसे मेरे पास आई है, ये जानती है ना आप? रूबीना खामोश रहती है। चित्रा रूबीना की आंखों में देखते हुए कहती है, ये शक्ति मेरे माता पिता ने दी है मुझे, अपनी जान कुर्बान करके मुझे एक नई जिंदगी दी है, वो भी इसलिए ताकि मैं उस काली दुनिया से दूर रहूं, और आप कह रही हैं कि मैं आपके साथ चलूं। उन्होंने मेरे लिए जो बलिदान दिया है उस बलिदान को व्यर्थ जाने दो। चित्रा बड़े गुरूर के साथ कहती है, उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दी ताकि मैं शिकार ना करूं, किसी इंसान को ना मारूं, और अब आप कह रही है कि मैं वापस से उसी काली दुनिया में कदम रखूं जिससे मेरे माता पिता मुझे दूर रखना चाहते थे। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मैं इसी दुनिया में रहूंगी जैसा मेरे माता पिता चाहते थे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। रूबीना चित्रा को एक बार फिर मनाते हुए बोल पड़ती है, पर ये दुनिया तुम्हारी नहीं है चित्रा, तुम यहाँ पर बस एक कठपुतली बनकर रह जाओगी। और तुम रूबीना अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही चित्रा उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ती है, मैंने कहा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी इसी दुनिया में। अब ये दुनिया ही मेरी जिंदगी है, तुम चली जाओ यहाँ से। रूबीना को चित्रा की आंखों में एक आग नजर आ रही थी, वो आग जिसे देखकर वो समझ गई थी कि वो उसकी बात नहीं मानने वाली थी। रूबीना वहां से जाते हुए नम लहजे के साथ कहती है, आज तो तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो चित्रा, पर देखना एक दिन आएगा जब जिस दुनिया के लिए तुम अपनी पहचान को छोड़ रही हो, एक दिन उसी दुनिया को तुम छोड़कर वापस से काली दुनिया में आना चाहोगी। इस दुनिया के द्वार भले ही तुम्हारे लिए बंद हो जाए, पर डायनों की काली दुनिया के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। चित्रा खामोश खड़ी रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। रूबीना चित्रा को एकटक देखती है, पर जब चित्रा पलटकर कुछ कहती नहीं है
तो वो खुद वहाँ से जाने लग जाती है। जैसे ही रुबीना वहाँ से जाने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होने लग जाती है। युग को फिर से सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है और देखते ही देखते चित्रा का चेहरा उसको दिखाई देने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं एक आम जिंदगी जीऊंगी जो तुम्हारे नाना नानी चाहते थे। इसलिए रुबीना के लाख कहने पर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसके साथ नहीं गई और उसके जाते ही मैं दिल्ली आ गई अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। चित्रा एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, पापा बचपन में हमेशा मुझसे कहते थे कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें वो काम हमें काम ना लगे, बल्कि उस काम में इस तरह दिल लगे कि दिन और रात का पता न चले। मेरा बचपन से ही पेंटिंग करने में मन लगता था, एक वही चीज़ थी जो मैं बहुत अच्छे से कर सकती थी। इसीलिए दिल्ली आकर मैंने बीए किया आर्ट से। कोलकाता में हमारी जो भी संपत्ति थी मैं सब कुछ बेच कर आ गई थी, उसी से मेरा दिल्ली शहर में गुजारा चल रहा था। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मैं एक महान पेंटर बनूं। मुझे तो बस पेंटिंग करना पसंद था और मैं बस वही करना चाहती थी, इसलिए दिन रात बस वही करती रहती थी। पर मुझे क्या पता था जिस पेंटिंग में मैं दिन रात लगी रहती थी, एक दिन वही पेंटिंग मुझे एक ऐसे शख्स से मिलाएगी जिससे मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए था। अगर मैं उससे नहीं मिलती तो शायद तुम्हारी माँ को कभी डायनों की काली दुनिया में प्रवेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।